बुक से ही सब लिख लिए होंगे, अपने जो भी गलतियां आप करते हो वो आप देख लोगे, राइट। मेन प्रॉब्लम क्या थी, जब आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हो एंगल डीबीसी 90 डिग्री प्रूव करते हैं, तो इसके लिए एंगल डीबीसी को जब मुझे 90 प्रूव करना है, तो इससे पहले मैं प्रूव करूंगी डीबी इज पैरेलल टू एसी, राइट। और यहां पर मेरे पास आएगा एंगल बीडीएम इज इक्वल टू एंगल एसीएम। ये फिगर थी मेरे पास, ठीक है। दिस इज डी बी सी ए और ये एम। तो मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल लिखूं, बीडीएम इज इक्वल टू एसीएम। समझ में आ गया? क्योंकि ये मेरे बन जाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो ये लाइन लिखनी जरूरी होती है, एज दे फॉर्म। लिखो इसको, जिन्होंने नहीं लिखी है, जिसके मार्क्स भी कटे हैं। एज दे फॉर्म अ पेयर ऑफ alternate interior angles, therefore DB is parallel to AC. This is question number 3. DB is parallel to AC. इसके बाद लोगे DB is parallel to AC and BC is transversal. Therefore angle DBC plus angle ACB is 180 degree. और reason लिखते हो co-interior angles। जिनके भी मार्क्स 15 से कम है ना, जिसके मेन 4 क्वेश्चंस में गलती हुई है ना, आप ये सोचो कि घर जाकर इन 4 क्वेश्चंस को दोबारा से हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना है। यहाँ पे गलती कर रहे हो तो इम्प्रूवमेंट करनी है हमें। बुक से ही आता। हाँ मिल गया, क्या है? 20 MCQ, 16 MCQ या 15 1 मार्क? 12 2 मार्क्स के और 5 सोर्स बेस्ड केस स्टडीज। सोर्स बेस अलग है, 5 सोर्स बेस। अच्छा, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन क्या करते हैं? हाँ तो एमसीक्यू काफी आगे। सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस क्या है बताया? सोर्स बेस्ड केस स्टडी टाइप ही होगा। ऑलमोस्ट सेम होगा, सोर्स बेस्ड ऑलमोस्ट सेम होगा। ऐसा नहीं कि केस स्टडी है, केस स्टडी डायरेक्टली होगा, इसमें थोड़ा सा इनडायरेक्ट। हाँ असर्शन रीजनिंग फिर वो सोर्स बेस्ड है, असर्शन रीजनिंग फिर आपका सोर्स बेस्ड हो गया। चलो क्लियर हो जाए, ये समझ में आ गया। को इंटीरियर एंगल्स, तो ये हमारा 90 डिग्री। तो उसके लिए जरूरी ये है कि हम अपने बेसिक्स को, अपनी बुक को अच्छे से स्ट्रांगली कर लें, क्योंकि जितना आप इस चीज को समझ लोगे, आपके केस स्टडीज वगैरह वही सब रूल्स को आगे कर रहा है, कोई नई चीज नहीं सिखाएगा, ठीक है। तो एंगल DBC प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DBC आ गया अपने पास 90 डिग्री। मेन क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम जो मुझे दिखी थी आपके सेकंड पार्ट में थी, और जो आप रूल लगाते हो ना ASA AAS, वो ध्यान से देखकर लगाया करो। आप क्या करते हो, साइड दी हुई है तो आपने कहा 2 साइड्स गिवन है, चलो हमने RHS ले लिया या ASA ले लिया, मतलब ध्यान से देखकर इंक्लूडेड साइड है कि नहीं। आई हैव सीन क्वेश्चन में 2 एंगल्स लिखकर फिर लिख रहे हो SAS। कुछ भी रूल ऐसे नहीं लिखना, क्वेश्चन में फिगर में देखा करो हमने रूल कौन से लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कैन बी डन इन 2 वेज। किसी ने आइसोसेलेस ट्रायंगल के साथ किया है, किसी ने अगर AD को ज्वाइन करके लिखा है तो कंस्ट्रक्शन में AD ज्वाइन करके लिखना। क्वेश्चन नंबर 4, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इसमें ऑल्टीट्यूड्स इक्वल गिवन है। ऑल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू साइड्स AB एंड AC एंड AB आर इक्वल। तो इसमें ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है, साइड्स इक्वल नहीं है। और ये भी प्रूव हो जाता है जब आपको B में उसने कह दिया टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस।
तो जब आपको ट्रायंगल में कह रहा है कि प्रूव करो आइसोसेलेस है, तो यहाँ पे ऑल्टीट्यूड इक्वल किए हुए हैं, समझ में आ गया। तो यहाँ से अगर नहीं समझ में आता, मे बी वो इंग्लिश हमें लगता है कि नहीं समझ में आ रहा, तो जस्ट अंडरस्टैंड कि प्रूफ में क्यों देगा फिर वो आपको AB इक्वल्स टू AC, जब उसने गिवन में दे दिया, राइट। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी गलती की थी शिवेन, आपकी इसमें गलती हुई थी क्वेश्चन नंबर 5 में, लाइक वेरी स्ट्रेंज। आपको दिया हुआ है एंगल R इक्वल टू एंगल P, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर टेस्ट पेपर, जिसमें मैंने कहा था ट्रायंगल PQR, ये आपके 1 मार्क क्वेश्चन है ना ट्रायंगल्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंगल R और एंगल P इक्वल है, तो कौन सी साइड्स इक्वल होंगी? QR इज इक्वल टू PQ। PQ की लेंथ आपको नहीं दी हुई, QR की दी हुई है 4 सेंटीमीटर और PR दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो PQ की लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसने भी गलती की थी देख लो, ट्रायंगल ड्रॉ किया करो, उसके बाद आपको इक्वल साइड गिवन है, इक्वल एंगल्स गिवन है, एंगल्स के ऑपोजिट की साइड्स को देखा करो। समझ में आ गया? नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। इसका जो मैं सबसे पहला रूल लूंगी ना कि मुझे अगर एंगल्स को या ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, द फर्स्ट रूल दैट आई विल चूज इज AAS। AS से भी लगता है कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि मैं AS लूं, बिकॉज मुझे 2 एंगल्स दिए हुए हैं, दोनों ही सही है वैसे। व्हाई शुड आई प्रेफर कि नहीं ये तो दिया हुआ है लेकिन SAS तो बिल्कुल ही नहीं है, इसने SAS भी लिखा है तो वो बिल्कुल ही नहीं है। आप AS से और AAS दोनों में से कोई भी रूल लेकर आओगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन SAS लिखा तो वो बिल्कुल गलत है। मुझे ये दिया हुआ है 35 डिग्री एंड दिस इज गिवन एज 72 डिग्री। ट्रायंगल में 2 एंगल्स दे दिए तो तीसरा तो निकाल ही लो ना, तो यू कैन फाइंड दिस एंगल, ये आपका 73 डिग्री आ गया, फिर आप ASA कह सकते हो, या फिर आपने इस वाले एंगल को निकाल दिया, आपको ये 2 एंगल्स इक्वल हो गए, आप AAS कह सकते हो। समझ में आ गया, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा मुश्किल नहीं था, दोनों में से कुछ भी मेंशन करते, पर आपको सिर्फ एंगल निकालना है, और इसमें हम 1 मार्क में ऐसे नहीं लिखेंगे। अब लिखने का वे क्या है इसमें, ठीक है? जैसे कि अब मुझे ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, मैं लिखूंगी एंगल R इक्वल टू एंगल P, देयरफॉर QR इज इक्वल टू QP। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ये ट्रायंगल आपने ड्रॉ किया होगा, QR को 4 लिखा होगा ट्रायंगल में ही, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये 3 चीजें लिखनी है। समझ में आ गया? कल आप कह रहे थे ना मैम क्या लिखेंगे इस ट्रायंगल में 1 मार्क में, ऑब्जेक्टिव चाहे हैं लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन हमें लिखनी होती है, तो डायरेक्टली PQ 4 सेंटीमीटर नहीं लिख कर आएंगे, लिखो इस चीज को अगर नहीं लिखा है आपने। हाँ वो भी मैंने लिखा बच्चे, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी QR इक्वल्स टू PQ, बस R इक्वल टू, मतलब ये 3 पॉइंट्स तो आप लिख दो ना, इसमें आपको मैंने एक कम लिखा है एक ज्यादा लिखा है, वो ऐसा नहीं होगा, पर आपको ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं कि QR इक्वल्स टू PQ एंड देयरफॉर PQ इज 4 सेंटीमीटर, दैट्स इट। ठीक है, अब ये वाला जो ट्रायंगल है ना, मैं इसे कैसे कर रही हूँ, आपको ये दिया राइट, तो मैं क्या करती हूँ इसमें, मुझे ये 2 साइड इक्वल गिवन है, एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 35 माइनस 72, आपने रफ में भी किया होगा है ना, बस इसी को फेयर में दिखा देना। समझ में आ गया? पूरा नहीं लिखने बैठना, 1 मार्क को उतने इज्जत दो जितने उस पे मार्क्स है, पूरा उसको पेज नहीं लिख कर आओगे, सीरियसली स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ नहीं लिखोगे तो उसके मार्क्स भी कट सकते हैं। कुछ रीजनिंग लिखेंगे तो एंगल A कितना आ गया 73 डिग्री, तो अब आप कह सकते हो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। कौन सा रूल ले लेंगे आप, ये ASA भी ले सकते हो, अगर आपने E को निकाला है तो AAS हो जाएगा। समझ में आ गया? बस यही चीज लिखनी है, एंगल A 73, यहाँ पे 73 लिख दो, फिर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। समझ में आ गया इतना हमें? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ना आपको डायरेक्टली देखो, ये जो फिगर दी हुई है कुछ इस तरह से, थोड़ा सा मैंने लंबा कर दिया था इसको, पर
करना चाहिए नहीं था। आई थॉट मैं दूसरी तरह से लिख रही हूँ, बाद में चेक करते हुए आई रियलाइज कि मैंने इसे लंबा कर दिया। ठीक है, और ये पॉइंट एफ था यहाँ पर जो मैंने मेंशन ही नहीं किया हुआ। वेरी गुड, राइट। हाँ, तो मुझे लिखना था इसमें BC इज इक्वल टू DF। गिवन में मैंने लिख दिया BF इज इक्वल टू CD, हालांकि क्वेश्चन में वही था, पर अगर मुझे ऑब्जेक्टिव बनाना है ना, इसे 1 मार्क का बनाना है, तो मैं लिखूंगी BC इज इक्वल टू DF। समझ में आ गया? अपने इस क्वेश्चन में सही कर लो कि अगर ये 1 मार्क का रहेगा, 2 मार्क्स में होगा, देन आई विल प्रोसीड फर्दर। क्योंकि मैंने आपको अगर दिया है कि ये चीज इसके इक्वल है, तो आप दोनों में CF ऐड करोगे और फिर बनाओगे BC और FD। समझ में आ गया? अगर मैं आपको दे रही हूँ BF इज इक्वल टू CD, तो आप लिखोगे एड CF ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा BC इज इक्वल टू FD। फिर आप ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो। अगर ये 1 मार्क का ही रखना है ना, तो आपको देना चाहिए इस क्वेश्चन में BC इज इक्वल टू DF। प्रॉब्लम ये नहीं थी क्वेश्चन में, प्रॉब्लम ये थी कि आपने इसे कॉन्ग्रुएंट किस रूल से किया है। AB आपको इक्वल गिवन है DE के, और ये BC आपको मैंने इक्वल दे दिया DF के। राइट एंगल की ऑपोजिट साइड, तो 2 साइड्स गिवन है, और राइट एंगल के साथ वाली साइड, एक हमें दे दिया हाइपोटेन्यूज, एक दे दिया साइड, और एक है राइट। तो जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है वो था RHS। क्लियर हो गया? कॉन्ग्रुएंसी होगा RHS। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में किसने कहा पैरेलल है? पैरेलल किसने कहा मुझे? पैरेलल तो मुझे दिया ही नहीं हुआ। वो बाद में निकल सकता है कि हाँ जी ये पैरेलल बन सकते हैं, बट वी कैन नॉट राइट इट स्ट्रेट अवे। तो मैं इसमें RHS रूल से पहले कॉन्ग्रुएंट करूंगी, उसके बाद। तो इसका कॉन्ग्रुएंसी रूल जो है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ऑल्सो राइट 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में इतना काफी था दैट आई राइट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDF। ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस काफी थी। समझ में आ गया? इतना ही लिखना काफी था। पूरा कौन से पार्ट इक्वल है, कौन से एंगल्स इक्वल है, वो नहीं लिखने होते 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में, नाम ही लिखना होता है कि इससे क्लियर हो जाएगा कौन से एंगल्स आप इक्वल ले रहे हो। A को ले रहे हो E के इक्वल, B को ले रहे हो D के इक्वल, C को ले रहे हो F के। समझ में आ गया? राइट। क्वेश्चन नंबर 8, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी है, इसमें भी गलती की हुई है। ट्रायंगल ABC दिया हुआ है हमें, AB is 5 सेंटीमीटर, AC is 5 सेंटीमीटर। कौन से एंगल इक्वल हुए? B and C। शिवेन, एक यूनिक क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। शिवेन मैम वो लास्ट में टाइम नहीं था, तो फिर मैंने बच्चे इस जल्दी टाइम चाहिए ही नहीं होता। तुमने इसमें कुछ भी नहीं, मतलब आप इतनी देर उसके बाद 5 मिनट्स बैठे रहे थे, बट इतना टाइम आई एम नॉट लाइक दिस इज नॉट सच अ थिंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। आप ये कहो कि ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ क्योंकि टाइम नहीं था, और मैंने कोई पेपर खींचा नहीं है आपसे। ठीक है, अगर ये चीज स्ट्राइक नहीं करती है, नहीं समझ में आ रही है, देन यू नीड टू सी कि मुझे क्यों नहीं स्ट्राइक किया कि ये मुझे 130। तुम कम से कम x को 65, तुम बिल्कुल ब्लैंक लिख कर आए हो, कुछ भी नहीं लिखा तुमने, फिगर ड्रॉ किया, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 9, क्या आंसर होगा इसका? ट्रायंगल्स की 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, SAS कॉरेस्पॉन्डेंस हमें लगानी है कॉन्ग्रुएंसी की। 2 ट्रायंगल्स हैं ABC, प्रूव नहीं करना, बस 1 मार्क की तो ऑब्जेक्टिव है, वैसे ही प्रूव नहीं करना होगा। फिर AB के साथ हमें दिया हुआ है FB। AB इज, अगर मैं DEF लिख रही हूँ, तो AB जो है वो FD के इक्वल है। एंगल A एंगल B के इक्वल है। देखो, पहले मैं लिखूंगी A, फिर मैं लिखूंगी D। AB के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? C। FD के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? E। ये आ गया F और यहाँ आ गया। समझ में आया? हाउ डू आई राइट 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस? जब मुझे ऐसे ट्रायंगल गिवन हो, तो यहां से बन गया ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू DFE।
ठीक है। अब SAS में मुझे अगर कॉन्ग्रुएंसी करनी है तो देखो यहां से मुझे ये वाली साइड चाहिए होगी और यहां से मुझे, समझ में आ गया। SAS एक्सियम मुझे लगाना है कॉन्ग्रुएंसी का, तो AB और DF इक्वल है, A और D इक्वल गिवन है, तो जो रह गया इसमें AC और यहां से DE, उसी को लिखूंगे AC और DE B पार्ट। EF से SAS कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगी, दो साइड्स वन एंगल, कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है that we get one unique triangle across any person who draws it. Anybody who draws that triangle will get one unique triangle. हमारे पास कोई भी ड्रॉ कर ले, हमारे पास एक ही ट्रायंगल बन के आ रहा है। जब हम दो साइड्स वन एंगल लेते हैं तो हमारे पास मल्टीपल एंगल्स बनके, मल्टीपल ट्रायंगल्स की ऑप्शंस आती हैं, तो मेरा ट्रायंगल आपके ट्रायंगल को सिमिलर नहीं, इक्वल नहीं होगा। समझ में आ गया? That's why we don't have SSA congruency rule. RHS क्यों चलता है? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूज और साइड आ गई ना आपके पास, तो आपको थर्ड साइड की मेजरमेंट एग्जैक्ट होगी, किसी को भी ले ले। दैट्स व्हाई वहां पर RHS रूल बन गया जिसमें दो साइड्स वन एंगल दिया हो। अदरवाइज दो साइड्स एनी वन एंगल कभी रूल नहीं होगा, बिकॉज वो ट्रायंगल्स की ऑप्शंस को बहुत मल्टीपल कर देता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ जी, ये क्वेश्चन था 2 मार्क्स में। अगर किया है तो यूनिट ने लिखा या फिर उसकी कैलकुलेशंस को क्या लिखा है सच में। और मतलब आई कुड सी कि सबने, मतलब जैसे लव्या बैठा है उसके आसपास तो अच्छे बच्चे बैठे हुए थे, स्कैटर्ड है पर दिमाग एक साथ चलता है। क्यों? आपकी कैलकुलेशंस में इतनी गलती क्यों है? हमने क्या किया इसमें, 2BD प्लस BC बाय 2 ये कट कर दिया है। तुमने नहीं, बहुत बच्चों ने किया ये। क्यों? अकेला तुम्हारा नहीं, मतलब मैं सोचूं कि चीटिंग कर रहे हैं तो एक यहाँ बैठा है एक वहां बैठा, सबकी ये सेम गलती क्यों है? तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वे यू डन योर 8th क्लास 7th क्लास कैलकुलेशंस में। ये कहां से आ गया? कौन सा रूल है ये बताओ मुझे। स्कूल डिफरेंट नहीं है, दिमाग फिर जैसा चल रहा है, पर फिर ऑनलाइन आए हो पता लग रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई किया 2 साल, उसका असर है ये। मतलब 9th क्लास के बच्चे से एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये 2 और ये 2 कट कर दे। किन किन ने किया बताओ, रेज योर हैंड। वो देखो तभी तो मैंने कहा ना कि 2 तो बैठे, उसका पेपर चेक किया, वो वहां थी, वो वहां थी, ये यहाँ था। हाँ, वो भी गलत। तो मतलब ये इजी था पेपर, आपको पता है कि ये ट्रायंगल कुछ लिखा था इसमें, आप लिखते हैं ट्रायंगल CAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAB। ठीक है, पता लग रहा है कौन सा रूल आएगा? बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। सो BC इज इक्वल टू BD CP CT। कितनी दी हुई है लेंथ? 2.6 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना, 2 into 2.6 प्लस 2.6 by 2। कितनी मुश्किल कैलकुलेशन है ये बताओ, कि हमें 2 और 2 कैंसिल करना पड़ गया। 5.2 प्लस 1.3 आंसर इज 6.5 सेंटीमीटर। लिखो इसको। चलो कोऑर्डिनेटर्स निकालो अपना। हाँ ठीक है, इसका 1 मार्क होगा। कितने मार्क्स हो गए? हाँ वाला टू कैसे हुआ ऑल्टरनेट एंगल? तुम अगर ले रहे हो AMC और BMD में, तुमने ये दो एंगल लिए, D और C तो इक्वल दिए, उसको प्रूव करना होगा, उसको प्रूव करना होगा पहले, तो बिल्कुल गलत हो गया। जो चीज तुम्हें गिवन ही नहीं है तुम उसको ले रहे हो,
और उसको हम प्रूव में लिखेंगे, सीपीसीटी में लिखेंगे, तो उसको पहले एज अ प्रूव करने के लिए वो ले रहे हैं, ये हमें दिया हुआ इसलिए मैंने प्रूव किया, हम प्रूव करके इसको आगे रिजल्ट लेंगे। समझ में आया? चलो कोऑर्डिनेटर्स निकालो। दो नंबर कटे हैं, मैं कहती हूँ आपस में निकाल लो, एक बोर्ड्स में जाने हैं मार्क्स, तो मित्रा उसके नंबर कटवाने में लगे हुए हो, फाइनल पेपर में स्कोर करना ना। कि आपका बच्चा बहुत गलत है यार, हमने है सारे माइनस तो वैसे ही कर दूंगी आप। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर परसों क्या किया था, क्या किया? चलो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर स्टार्ट करना है हमने, मतलब जो किया था उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने किया था, है ना? क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल कौन से किए थे? एग्जाम्पल 4 तक हमने कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 5 पहले करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5, इतने टाइम में यही होगा, पेज 144। ठीक है, दिस क्वेश्चन अदरवाइज इज वेरी सिंपल, बहुत स्ट्रेट अवे है, पर घूमना बहुत पड़ता है इस क्वेश्चन में, 4 तरह से हमें प्रूव करना है चीजों को, देन वी विल कंक्लूड। दिया क्या हुआ है, एक पैरेललोग्राम दिया है क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 5 में, शो दैट बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, इस पैरेललोग्राम में एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए, तो कहता है जो इसके एंगल बाइसेक्टर्स है ना, ये आपस में जब इंटरसेक्ट करते हैं तो एक फिगर बनाते हैं। ये जो अंदर से फिगर बनी है, आपने इसे प्रूव करना है कि दिस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, सो मेरा गिवन है ये ए बी सी डी, एंड इन बिटवीन मैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ले रही हूँ, पी, ये क्यू, और ये आर, और ये चारों के चारों एंगल बाइसेक्ट हुए। समझ में आ गया? तो गिवन ABCD is a parallelogram. AP bisects angle A, BP bisects angle B, CR bisects angle C, and DR bisects angle। प्रूव करना है ये जो अंदर की फिगर बन रही है ना, PQRS, दिस इज अ रेक्टेंगल। PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये प्रूव करना है हम। समझ में आ गया? अब ये प्रूव करेंगे कैसे? रेक्टेंगल क्या होता है? ईच एंगल 90 डिग्री, पैरेललोग्राम जिसमें हर एक एंगल 90 हो। तो अगर मैं इसके सारे एंगल्स, देखो 4 एंगल्स बन रहे हैं, इन सभी एंगल्स को अगर 90 प्रूव कर दूं तो इजी है ना? चलो यही करेंगे। अब हमें इसमें चारों एंगल्स को 90 प्रूव करना है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? बना किससे रेक्टेंगल? बाइसेक्टर से। बाइसेक्टर्स किसके थे? एंगल्स के। एंगल ए और एंगल बी में आपस में रिलेशनशिप क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि क्या होते हैं ये? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। इन पैरेललोग्राम ABCD, एंगल BAB प्लस एंगल CBA
is equal to 180 degree. Adjacent angles are supplementary. फिर मैंने सारी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया. समझ में आ गया ये? अच्छा, इसके हाफ जो है ना, यहाँ पे मैंने एंगल 1 एंगल 2 ले लिया. ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 90 डिग्री. क्लियर हो गया इतना? फिर लिखा इन ट्रायंगल APB. अच्छा, क्या लेंगे ट्रायंगल APB में? ये एंगल 1 और एंगल 2 आप ले चुके हो. हाँ जी बोलो. और एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 आया, इक्वल कैसे हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ये APB क्या हो जाएगा? 180. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल APB इज 180. रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है? 90. तो APB किसके इक्वल आ जाएगा? 90. APB इज इक्वल टू 90. अगर ये APB आपने 90 डिग्री प्रूव कर दिया ना, तो इसके बिल्कुल सामने वाला सेम रूल के साथ. तो सिमिलरली एंगल SRQ है ना, दो एंगल्स 90 हो गए, दो और प्रूव करने हैं, बाकी दो भी करेंगे. तो अब ना क्या करेंगे, अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाएंगे. ठीक है, क्योंकि ना ये वाला एंगल आप 90 प्रूव कर सकते हो और उसके साथ ये लेना होगा. क्यों लेंगे इसको? वर्टिकली. तो अब तक क्या करूंगी मैं? सिमिलरली इतना लिख लिया हमने. हम लिखेंगे अब सिमिलरली इन ट्रायंगल ASD एंगल ASD इज 90 डिग्री. कि जैसे हम बाकी प्रूफ करके आए हैं वैसे ही हम ASD में भी 90 ले लेंगे. ठीक है, और मैं यहां से लिखूंगी एंगल ASD इज इक्वल टू एंगल PSR. क्यों है ये एंगल और ये एंगल क्यों है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ASD इज इक्वल टू PSR. समझ में आ गया? तो यहां से फिर हम लिखेंगे therefore angle PSR is equal to 90 डिग्री. ठीक है, जैसे आपने हाफ लिया, हाफ और हाफ, और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला लिया. सिमिलरली है ना, जैसे पहला प्रूफ किया वैसा ही सेकंड प्रूफ किया, वैसा ही थर्ड प्रूफ. ठीक है, अब आपने किसी क्वाड्रिलेटरल में इन क्वाड्रिलेटरल PQRS आपने लिखा एंगल P इज 90, एंगल R इज 90, एंगल S इज 90. तो क्या हो जाएगा? therefore एंगल Q इज ऑल्सो 90. क्या यूज किया हमने? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, राइट. तो अगर चारों एंगल्स 90 डिग्री आ गए तो वो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल. therefore since all the angles are 90 degree, so a quadrilateral with all right angles is a rectangle. Therefore PQRS is a rectangle. Hence proved. समझ में आ गया इतना? शिवेन लिख लिया हमने. यस मैम. क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ. अभी इतना ही होगा आज. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ही, वो भी बहुत इजी है. क्वेश्चन नंबर 6. Exercise 8.1.
क्योंकि एग्जाम्पल 6 जो है ना, एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 ये प्रॉपर्टीज को प्रूव नहीं कर रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक्सरसाइज 8.1 का, ये फिर से प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम BC ABCD बाइसेक्ट द एंगल। A, B, C and D diagonal AC है. It bisects angle A. Show that it bisects angle C as well. तो गिवन क्या है मुझे? ABCD क्या है? क्या गिवन है? पैरेललोग्राम. AC bisects angle A. BAB लिख लो. Angle 1 और angle 2. That is angle 1 is equal to angle 2. To prove में 4 points है हमारे पास. It bisects angle C as well. And ABCD is a rhombus. AC bisects angle C, and second ABCD is a rhombus. हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, एंगल सी को बाइसेक्ट करता है, इसके लिए हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंसी किसमें? ADC और ABC. समझ में आ गया? ये दो आसमे सामने सामने थे, ट्रायंगल्स है, इनकी कॉन्ग्रुएंसी. असमी कैसे होगी इनकी कॉन्ग्रुएंसी? ठीक है, वो तो ले लिया. और क्या आएगा? एंगल डी इक्वल टू एंगल बी भी ले सकते हो. AD और BC नहीं इक्वल होंगे, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स हैं, है ना? ऐसे CD और AB भी कह सकते हो, पर हमें SSA नहीं लेंगे, SAS लेना इजी रहेगा. तो आई टेक दीज टू इक्वल. समझ में आ गया? तो मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCA. ADC BCA. ADC हाँ ABC. नहीं बच्चे, ये भी नहीं आएगा. हम ले रहे हैं ना AD, उसके साथ लिखूंगी B, तो BAC नहीं होगा बच्चे. AD के साथ आपको BC को लेना है. ABC नहीं होगा, CBA. अब आ गया ACB आ गया साथ. ठीक है, D और B भी आ गए, ऑपोजिट एंगल्स हो गए, है ना? ADC एंड CBA. पहले मैं BCA ले रही थी ना, CBA हो. ठीक है, तो मेरे पास आ गया पहला जो हमने लिया है AC इक्वल्स टू AC कॉमन. Angle 1 equal to angle 2 given, and AD is equal to BC, opposite sides of parallelogram. Triangle ADC is congruent to triangle CBA. रूल मैंने लगाया है SAS. ठीक हो गया? क्यों? ADC और CBA में एंगल इंक्लूडेड क्यों नहीं है? इन नेम्स में नहीं है, अदरवाइज तो जो साइड्स ले रहे हो उसमें तो है ना, है ना? आपने इसको ऐसे नहीं लिखा CAD, आप ये कह रहे हो कैन राइट CAD, और यहाँ से मैं ACB ले लूंगी. ठीक है, CAD ACB. समझ में आ गया?
1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्यों नहीं बन रही है? ABC लिया मैंने, तो A के साथ मैं वर्टेक्स A ही रखूंगी। हम डीए से 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं बनी, हालांकि ऑल साइड्स तो इक्वल आनी ही है, तो वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वंस इफ आई राइट DAC, ठीक है, तो मुझे यहाँ से CAB लिखने को होता है, क्योंकि मुझे वर्टेक्स को सेम करना है। मैं इसमें BC लिख रही हूँ, और एक मिनट, इसको अगर मैं CBA लिख रही हूँ तो A आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो एंगल A है ना, वो B के इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। इट इज नॉट ट्रू। प्रूफ तो कॉन्ग्रुएंसी से करना है, और कुछ नहीं। So I can take all the sides also ना, एंगल 9 ले, चलो ऐसे ऐसे हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी, राइट। तो इससे मेरे पास आ जाएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, which I say is CPCT. I'll see this question, because इतना कभी कंफ्यूजन हुई नहीं है, क्यों हो रही है? ACB, अब ठीक है, अब ठीक, ACD और ACB, अब ठीक है। ठीक है ना, अब 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगी। हाँ? जितना लिखा उसमें तो आ गया ना, चलो ऐसे, बिकॉज हो तो जाता है इसमें। ऐसे ऐसे वी हैव एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, और AC बाइसेक्ट्स एंगल C एज, और AC बाइसेक्ट्स एंगल C। अब इसका सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है। क्या हो गया, क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? मुझे पता है टाइम आगे चला गया, कोई बात नहीं, टेस्ट ही चल रहा है 10th का वहां पे, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट योर ABCD, यहाँ पे जो हमारा ये है, दिस इज अ रोम्बस, राइट। एंगल A और एंगल C आपस में क्या होते हैं? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। यस, हाफ ऑफ एंगल A को मैंने लिखा एंगल 1, हाफ ऑफ एंगल C को लिखा एंगल 3। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? इन ट्रायंगल ACD एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो क्या आ गया ये? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, AD इज इक्वल टू CD। और बस लास्ट में एक लाइन लिखनी है, लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, अ पैरेललोग्राम विद adjacent sides equal, adjacent sides equal is a rhombus. Therefore ABCD is a rhombus. पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते, अगर करते हैं तो वो रोम्बस है। समझ में आ गया?